नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 9 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम रहे थे? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम के पद का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन समय समय पर पद पुष्टि के लिए इस पद की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो मोरारजी देसाई हैं इनके कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम रहे थे यानी कि उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो कौन कौन रहे थे? तो देखिए, पहले थे जगजीवन राम। कौन थे? पहले थे जगजीवन राम और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों, जो मोरारजी देसाई हैं इनके रिगार्डिंग हमें 2-3 फैक्ट और याद रखना है कि जो मोरारजी देसाई हैं ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये जो हैं ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। इनके पास रिकॉर्ड है कि ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। ये फैक्ट पूछा जाता है। और इनकी एज कितनी थी? तो 81 थी। और देखो दोस्तों, एक और फैक्ट पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो भी थे मोरारजी देसाई। तो ये 3-4 फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश और राजधानियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में गलत कथन का हमें चयन करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है जॉर्डन देश और उसकी राजधानी लिखी है अम्मान। तो ये फैक्ट जो है बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है किर्गिस्तान और उसकी राजधानी लिखी है बिश्केक। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है मंगोलिया और इसकी राजधानी क्या लिखी है? उलन बटोर। तो ये फैक्ट भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है टर्की और इसकी राजधानी क्या लिखी है? ओटावा। तो ये फैक्ट जो है ये फैक्ट गलत है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो टर्की देश है यदि हम बात करें इसकी राजधानी की, तो टर्की देश की राजधानी कौन क्या है? अंकारा है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो ओटावा है ये किस देश की राजधानी है? तो जो ओटावा है ये कनाडा देश की राजधानी है। ठीक है, ये कनाडा देश की राजधानी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें 5 देश और उनकी राजधानियां याद हो जाती हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में एक राजधानी पूछ ले। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये जो गुरु शिखर चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। और ये जो गुरु शिखर चोटी है इसकी हाइट की यदि हम बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। कितनी? 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम है मुंत्रा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मानव रहित टैंक है इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया था। किसने? डीआरडीओ ने डेवलप किया था। तो डीआरडीओ से कई फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा बना है? तो देखिए दोस्तों, जो बांग्लादेश है इसका नया राष्ट्रीय नारा कौन सा बना है? तो इसका नया राष्ट्रीय नारा बना है जॉय बांग्ला। क्या बना है? जॉय बांग्ला बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय गान क्या है?
तो बांग्लादेश जो है इसका राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और इसके रचयिता पूछे जाते हैं कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके रचयिता हैं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो हिंद महासागर आयोग है, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो हिंद महासागर आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। और इस आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में जो देश शामिल हुआ है उस देश का नाम है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो देखिए दोस्तों, जो जूनागढ़ से संस्कृत का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था वो रुद्रदामन शासक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हम बात करें यहाँ पर जूनागढ़ की कि ये स्थल जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? ये गुजरात में स्थित है। और जो रुद्रदामन हैं इनकी यदि हम बात करें तो ये कौन है? तो ये जो हैं ये शक वंश के शासक थे। ठीक है, ये किस वंश के शासक थे? तो ये शक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए दोस्तों, ये जो बुक है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, तो आपको याद रखना है सामाजिक संविदा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इस पुस्तक के राइटर का नाम है रूसो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और रूसो तो आप लोग जानते होंगे, ये कौन है? तो एक फेमस फिलोसोफर यानी कि एक महान दार्शनिक था। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये जो है ये फ्रांस से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था जयपाल ने। किसने किया था? जयपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदान तथा प्रत्यारोपण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, अंगदान और प्रत्यारोपण के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य है इसको मार्च 2020 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन लाता हूं इन सभी को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, निर्भया केस के 4 दोषियों को फांसी किस जेल में हुई थी? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो निर्भया कांड हुआ था ये कब हुआ था। तो देखो दोस्तों, जो निर्भया कांड हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2012 में। कब? दिसंबर 2012 में हुआ था। और इसके 7 साल बाद में, कितने साल बाद में? इसके 7 साल बाद में 20 मार्च 2020 को, कब? 20 मार्च 2020 को जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल में, कहाँ पर? दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो है इन चारों को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 4 आरोपी कौन कौन थे? उनके नाम थे, पहला था पवन। ठीक है, पहला कौन सा था? पवन। दूसरा विनय, तीसरा अक्षय और चौथा मुकेश। ठीक है, ये 4 आरोपी थे और इनको जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दे दी गई। और देखो दोस्तों, आपको ये जो तिहाड़ जेल है जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल यानी कि सेंट्रल जेल है तिहाड़ जेल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती है? तो देखिए दोस्तों, इसलिए निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसलिए फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। नंबर 13 क्वेश्चन है, साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि जो साबुन का एक बुलबुला होता है, ठीक है, साबुन का एक जो बुलबुला होता है इसके अंदर जो दाब भरा होता है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, इसके संबंध में इन 4 फैक्ट में से क्या सही है? ठीक है, तो इस प्रेशर के बारे में जो कि साबुन के बुलबुले के अंदर भरा हुआ है,
तो नंबर ए पे लिखा है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ये फैक्ट गलत लिखा है। नंबर बी पे लिखा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बिल्कुल सही लिखा है। जो साबुन के जो बुलबुला होता है इसके अंदर जो दाब भरा होता है, जो प्रेशर होता है, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लॉर्ड मेयो हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल रहा था 1869 से लेकर 1872 तक। ठीक है, 1869 से लेकर 1872 तक इनका कार्यकाल रहा था। और देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड मेयो हैं ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, देखिए जो लॉर्ड मेयो हैं ये 1872 में, कब, ये 1872 में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक जेल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहीं पर जो है शेर अली खान नामक एक अफगान ने, ठीक है, शेर अली खान नामक एक अफगान ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नंबर 15 क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है उसका नाम है जोंग। ठीक है, जोंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो या फिर इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो या फिर इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। और ये जो जोंग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात है इसका नया नाम भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात जो है इसका नया नाम है। और ये जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा को हम क्या कहते हैं, तो अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा जो आरबीसी हैं ये कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। तो आरबीसी नष्ट हो जाती हैं प्लीहा में। कहाँ पर, प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। और जो आरबीसी हैं इनका जीवन काल कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है कि जो आरबीसी हैं इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और ये कहाँ पर मर जाती हैं या फिर कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं, तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखो दोस्तों, यदि भ्रूण अवस्था की बात हो तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, कहाँ पर, यकृत में। या फिर यकृत को क्या कहा जाता है, तो यकृत को लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि भ्रूण अवस्था शब्द लिखा है तो आपको क्लिक करना है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। ये सारी बातें आपको याद रखना है। आप कहेंगे हमें तो आरबीसी के निर्माण का पता था लेकिन हमने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें पहले, इसके बाद आप आंसर लगाएं। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषदें होनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, राज्य में विधान परिषदें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका निर्णय जो है उस राज्य की विधानसभा के ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषदों की रचना और उनकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो विधान परिषदें हैं इनकी रचना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता। तो देखिए दोस्तों, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अपने देश भारत को हराकर जीता है। ठीक है, कितने रनों से हराया था भारत को, तो 85 रनों से हराया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था।
तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण और चैरिटी के द्वारा जारी किया जाता है और इस साल ये इंडेक्स जो है ये 50 देशों के, कितने देशों के, ये 50 देशों के पशु कल्याण नीतियों और कानून का आकलन करके तैयार किया गया और इसमें जो है अपना देश भारत दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि जो है वहाँ का वायुदाब घट जाता है। ठीक है, वहाँ का वायुदाब घट जाता है, इसीलिए जो है वो रबड़ का जो गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन भरी है ये फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम साबुन को जल में घोलते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव है ये घट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब भी साबुन को आप जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सालवाई की संधि है ये संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो सालवाई की संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 17 मई 1782 में। कब हुई थी? 17 मई 1782 में ये संधि हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है इसको शॉर्ट में IWAI भी कहा जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 27 अक्टूबर 1986 को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो IWAI है इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनलैंड वाटरवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? इनलैंड वाटरवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसका क्या बोलते हैं? तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और इसका यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है तो आप कहेंगे इसका जो हेड क्वार्टर है ये नोएडा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं ये आप जरूर बताएं। और हाँ, क्वेश्चन का लेवल आपको जरूर बताना है। कुछ बच्चे स्टूडेंट जो है कमेंट करके बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इसके बाद लेवल बढ़ाना है कि लेवल कम करना है, किस सेम लेवल पर चलना है। ठीक है, तो जैसे कमेंट आएंगे उस आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी घाटी जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो टेलर की घाटी है, ठीक है, जो टेलर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा कि बृहत बेसिन, इसको ग्रेट बेसिन भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? ये अमेरिका में स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा जो राजाओं की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे ये मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? ये मिस्र में स्थित है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको सभी याद रखना है। दोस्तों देखिए, आपको स्कोर जरूर कमेंट करना है। स्कोर के आधार पर ही मैं क्या करूँगा कि लेवल को बढ़ा सकता हूँ या फिर घटा सकता हूँ कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं, उस हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति या फिर मौद्रिक नीति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मौद्रिक नीति होती है इसका निर्माण करती है RBI। कौन करती है? RBI करती है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो RBI है यहाँ से कई फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो इसकी स्थापना पूछी जाती है जो कि सभी स्टूडेंट को पता भी होती है, 1 अप्रैल 1935। लेकिन रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में RBI का हेड क्वार्टर है। आपसे पूछा जाता है जो RBI है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए थे?
तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बनाए गए थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बनाए गए थे तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। कौन बनाए गए थे? सीडी देशमुख बनाए गए थे। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो आप कहेंगे ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। कह रहा है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मॉडल पेपर नंबर 8 में कवर किया था और इस क्वेश्चन से मैंने आपको कम से कम 7 से 8 फैक्ट बताए थे। कितने फैक्ट बताए थे? तो 7 से 8 फैक्ट मैंने आपको बताए थे। तो इन 7-8 फैक्टों में से कम आपको 4 से 5 फैक्ट तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, किस किस को ये फैक्ट याद है? ठीक है, किस किस को ये फैक्ट याद है वो फैक्ट आप ज़रूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होगा कि जो फैक्ट मैंने आपको पढ़ाए थे वो रिकॉल हो जाएंगे और यदि आप लिख देंगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई सुधार करवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मुझे भविष्यवाणी थोड़ी होती है, मैं क्या सुधार करूंगा। ठीक है, आप लेवल बताएं कि जो क्वेश्चन है इनका लेवल कैसा है, इनको इसका जो लेवल है इसको बढ़ाना तो नहीं है या फिर कम तो नहीं करना या फिर सेम रखना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों क्या करना है कि जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, अपने भाई बहन अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया मॉडल पेपर लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स जो इस साल का करंट अफेयर्स है इस टॉपिक पर मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के उन पर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं। जैसे कि अभी तक बदले गए नाम किन किन शहरों के, किन किन रेलवे स्टेशनों के या फिर जो भी प्रमुख स्थल हैं उनके यदि नाम बदले गए हैं तो उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, जो अवार्ड एंड ऑनर हैं उन पर मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, जो बुक्स एंड ऑथर हैं उन पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो इस साल के जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन पर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि योजनाएं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि मैं जब वीडियो बनाता हूं और उसमें जितने भी क्वेश्चन लाता हूं ना तो हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।